Welcome dear friends on Lakshya Campus learning platform where winning is a habit. I will make sure you subscribe the channel and hit the like button. Today we are going to discuss about ionic bond. What is the condition to form ionic bond and which factors are affected ionic bond. First of all we discuss about ionic bond. तो देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जो आयोनिक बॉन्ड है इस बॉन्ड के फॉर्मेशन होने के लिए क्या क्या जनरल कंडीशन होती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि जब भी आयोनिक बॉन्ड की बात आती है तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि आयोनिक बॉन्ड है वो ऑलवेज किस किस के मिड के अंदर फॉर्म होगा। तो हमेशा ध्यान रखना आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी होगा जब आपके पास एक तो क्या होगा मेटल और सेकेंड वाला एलिमेंट क्या होगा नॉन मेटल। ये ध्यान रखना है मीनिंग मेटल और नॉन मेटल के मिड में ही कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है आयोनिक बॉन्ड का। मीनिंग जब भी मेटल और नॉन मेटल के बीच के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा तभी कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा आपके आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये सबसे जनरल कंडीशन होती है कि आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन होने के लिए आपको एक तो मेटल की रिक्वायरमेंट है, सेकंड किसकी रिक्वायरमेंट है नॉन मेटल की। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल अगर अपन बात करें उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज की तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो मेटल होता है क्लियर है मीनिंग क्या होता है यहाँ पर जो मेटल तो मेटल ऑलवेज क्या करता है इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है। मीनिंग क्या करेगा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन। ये ऑलवेज आपको कीप इट इन माइंड द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज ए डोनेशन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। तो जैसे मेटल है वो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा कैटाइन का। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है तो उस वाली कंडीशन में किसका फॉर्मेशन होता है कैटाइन का फॉर्मेशन होता है। सेकंड थिंग आती है आपके पास कौन सा नॉन मेटल। तो ये लीजिए आपके बारे में किसको मेंशन कर रहा हूं नॉन मेटल। और नॉन मेटल की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीनिंग ये जो नॉन मेटल है वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा गेन करेगा। और आपको ये भी इजीली पता है कि जब भी कोई भी नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस वाली कंडीशन में किसका फॉर्मेशन हो जाता है एनाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। मीनिंग जब भी मेटल है इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा तो कैटाइन का फॉर्मेशन होगा और नॉन मेटल है इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस वाली कंडीशन में किसका फॉर्मेशन होगा एनाइन का फॉर्मेशन होगा। अब आपको ये ध्यान रखना कि जो ये आपके कैटाइन और एनाइन है इनके मिड में एक वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। तो ये ध्यान रखना कौन सा फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको आप कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये ध्यान रखना आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर वर्क करेगा तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा आपके पास आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये कुछ इसकी जनरल कंडीशन है जो आपको ध्यान रखना है। थर्ड वाली बात आती है कि यहाँ पर कंडीशन क्या होती है। मीनिंग जब भी आपको आयोनिक बॉन्ड है इनका फॉर्मेशन करवाना है तो क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। तो देखो मेटल है वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन का डोनेशन। मीनिंग जो मेटल की जो आपके पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी है या आयोनाइजेशन पोटेंशियल जितना लो होगा उतना इजीली किसका फॉर्मेशन होगा कैटाइन का। अगर बात करें अपन नॉन मेटल के रेस्पेक्ट में तो नॉन मेटल क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और किसका फॉर्मेशन करेगा एनाइन का फॉर्मेशन करेगा। तो नॉन मेटल इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको कंडीशंस यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूं कि जब भी आपको आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करना तो उस वाली कंडीशन कौन कौन सी मीनिंग ऐसी कौन सी कंडीशन है जो आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन को प्रीफर करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन तो आपको ये ध्यान रखनी है मेटल के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए आपके पास लोअर या फिर लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आप इसको आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोल सकते हो एक ही बात है। तो पहली कंडीशन तो होगी आपके पास क्या होना चाहिए लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सेकंड क्या होना चाहिए नॉन मेटल के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सेकंड वाला पॉइंट हो जाएगा आपके पास हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मीनिंग जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होनी चाहिए नॉन मेटल की हाई होनी चाहिए। और थर्ड वाली बात आती है कि यहाँ पर जब भी कैटाइन और एनाइन वो आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन करेंगे आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए हाई। और यहाँ पर आपकी एनर्जी जो रिलीज होती है अपन उसको कौन सी टर्म बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो यहाँ पर थर्ड वाली कंडीशन हो जाएगी हाई लैटिस एनर्जी। मीनिंग ये तीन कंडीशन है जो आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन को प्रीफर करेगा। लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसके रेस्पेक्ट में मेटल के रेस्पेक्ट में। सेकंड वाला हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये किसके रेस्पेक्ट में
आपके नॉन मेटल के रेस्पेक्ट में। और थर्ड वाला है कि यहाँ पर जब भी कैटायन और एनायन की मिड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी को अपन क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है आयोनिक बॉन्ड का। अब अपन देखते हैं यहाँ पर किस टाइप से आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एक एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट वो क्या मेंशन कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, मीनिंग जो भी आयोनिक बॉन्ड है उसके अंदर क्या होता है, आपके जो इलेक्ट्रॉन है उनका क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है। ये ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि जब भी आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वहां पर कौन सी थिंग यहाँ वेपन होती है, तो ये ध्यान रखना आपको, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। यहां पर भी मैं मेंशन कर देता हूं, आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन होने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये ध्यान रखना आपको, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो मेटल से कैटायन का फॉर्मेशन होगा और नॉन मेटल से एनायन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है। तो पहला स्टेटमेंट इसी को मेंशन कर रहा है। क्या स्टेटमेंट है पहला, कि जब भी आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस वाली कंडीशन में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। मीनिंग यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट यही बना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रोवैलेंसी। मीनिंग क्या है, आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी के इक्वल होता है। सेकंड वाला स्टेटमेंट देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड बाय ए मेटल टू नॉन मेटल इज 3। जब भी अपन बात करते हैं मेटल वो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा तो एक मेटल वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर लेगा। क्लियर है। एज इज द केस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड AlF3, एल्यूमिनियम मेटल ट्रांसफर्स 3 इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लोरीन। मीनिंग यहाँ पर जो मेटल है उसने कितने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किया, 3 इलेक्ट्रॉन्स का, और उन 3 इलेक्ट्रॉन्स को किसने गेन कर लिया है, फ्लोरीन ने। थर्ड वाला स्टेटमेंट देखिए, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ मेटल इज डिस्ट्रॉयड एंड द रिमेनिंग पोर्शन इज कॉल्ड एंड द रिमेनिंग पोर्शन इज नॉन एज कोर और कर्नेल। तो ये ध्यान रखना, आपके जो भी मेटल होता है उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और जो रिमेनिंग जो पोर्शन है उसको आप क्या बोल सकते हो, कोर बोल सकते हो, अदरवाइज आप उसको कर्नेल बोल देते हो। सो दिस बॉन्ड इज ऑल्सो नॉन एज कर्नेल बॉन्ड, और इसीलिए जो आयोनिक बॉन्ड अपन उसको क्या बोल सकते हैं, कर्नेल बॉन्ड भी बोल सकते हैं। नेचर ऑफ द आयोनिक बॉन्ड इज इलेक्ट्रोस्टेटिक, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि जो भी कैटायन और एनायन उनकी मिड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, जिसको आप कौन सा फोर्स बोल सकते हो, कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आपको ये ध्यान रखना, नेचर ऑफ आयोनिक बॉन्ड कैसा होता है, नेचर ऑफ आयोनिक बॉन्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये ध्यान रखना, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इट इज ए नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। मीनिंग जो भी आपके आयोनिक बॉन्ड होता है वो क्या होता है, डायरेक्शन लेस होता है। मीनिंग उस वाले बॉन्ड में किसी भी प्रकार की डायरेक्शन नहीं होती है। तो ये ध्यान रखना, जो आयोनिक बॉन्ड इज ए नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। और एक बात और यहाँ से लिंक करनी है कि जो भी आपके नॉन डायरेक्शनल होते हैं वो कभी भी आइसोमेरिज्म है वो शो नहीं करते। मीनिंग यहाँ पर देखो आयोनिक बॉन्ड कैसा है, नॉन डायरेक्शनल, मीनिंग किसी भी टाइप की स्पेस जो आइसोमेरिज्म है उसको ये इंडिकेट नहीं करेगा, मीनिंग किसी भी टाइप की आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। तो क्लियर है यहाँ पे। अब एक एग्जांपल के थ्रू अपन अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पर किस टाइप से आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन को अपन अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले अपन एक आयोनिक बॉन्ड की बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसे अपन पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जो भी इतने स्टेटमेंट अपन ने अभी तक अंडरस्टैंड किए उनको अब अप्लाई करते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए आपके पास सोडियम है, क्या है, सोडियम मेटल होता है, और आपको पता है सोडियम मेटल है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में राइट डाउन करूं तो क्या आ जाएगा, 281, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। ये सोडियम है, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन का मैं क्या कर दूं, डोनेशन करवा दूं, तो किसका फिर फॉर्मेशन हो जाएगा, सोडियम मोनोकेटाइन का। और अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट शेल से, वो क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो गया, रिलीज हो गया, मीनिंग इसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। तो किसका फॉर्मेशन हो गया, सोडियम कैटाइन का फॉर्मेशन हो गया। सेकेंड अगर बात देखूं मैं, अगर यहाँ पर क्लोरीन लेकर चलता हूं मैं, इसका जो अगर मैं बात करूं, इसका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 287।
कितना एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का 17 होता है। क्लियर है। आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 7। तो यहां से जो सोडियम, जब सोडियम कन्वर्ट हो रहा है सोडियम +1 में, तो कितने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन का। और ये मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाया है केमिकल बॉन्डिंग में कि जितने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है उतने ही क्या आते हैं पॉजिटिव चार्ज आते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन है वो गेन करता है उतने क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। अगर ये क्लोरीन, और क्लोरीन क्या कर रहा है यहाँ पर जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अगर ये गेन कर रहा है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा एनाइन, और एनाइन कौन सा बनेगा Cl नेगेटिव। अब अगर इसकी मैं बात करूं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 8 7 इलेक्ट्रॉन थे पहले, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो यहाँ पर कितना हो गया 8 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाना है मीनिंग मेटल ने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करके कैटायन का फॉर्मेशन कर दिया, प्लस जो नॉन मेटल है उसने इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसका फॉर्मेशन कर दिया एनाइन का फॉर्मेशन कर दिया। और मेटल और नॉन मेटल के बीच में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स है तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, नहीं किसका फॉर्मेशन हो जाएगा NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो NaCl है वो कैसा कंपाउंड होता है आपके आयोनिक कंपाउंड होता है, कैसा होता है सॉलिड होता है, कैसा होता है सॉलिड होता है। तो ये जरूर ध्यान रखना आपको किस टाइप से आप है वो आयोनिक बॉन्ड का आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करती हो। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट बात भी आती है कि जो सोडियम है उसका जो मेटल है, जो मेटल का आउटर मोस्ट शेल है वो क्या हो गया कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो गया। यहाँ पर देखो कितना था 281, लेकिन जब आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं जब सोडियम प्लस में कन्वर्ट होगा तो कितना आएगा केवल 2 और 8। क्लियर है। अगर बात करते हो क्लोरीन, क्लोरीन के केस में कितना देगा 2 8 और 8 क्लोराइड की फॉर्म में, और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा क्योंकि ऑपोजिट चार्ज और ऑपोजिट चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया आपके सोडियम में क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वाले पॉइंट के अंदर आपकी हेडिंग क्या है कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक बॉन्ड, मीनिंग जो आयोनिक बॉन्ड है उसके फॉर्मेशन के लिए क्या क्या कंडीशन को फॉलो करना है। तो देखिए सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, देखिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशन की रिक्वायरमेंट है। तो द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन मस्ट बी एक्सोथर्मिक, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नहीं यहाँ पर जो आपके आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो वाली प्रोसेस कैसी होनी चाहिए एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक का मीनिंग क्या है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड एनर्जी मस्ट बी रिलीज्ड, मीनिंग यहाँ पर जब भी आपकी प्रोसेस होगी आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो उस वाली कंडीशन में एनर्जी क्या होनी चाहिए रिलीज होनी चाहिए, उसी को क्या बोलते हो एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है उसके लिए जो डेल एच की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है नेगेटिव, ये ध्यान रखना है। एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल एच क्या होता है पॉजिटिव, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल एच क्या होता है नेगेटिव होता है। क्लियर है। एंड फॉर इट द एसेंशियल कंडीशंस आर, और डेल एच है उसकी वैल्यू नेगेटिव हो, आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन है वो एक्सोथर्मिक हो, उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन मेटल मस्ट हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि मेटल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कब इजीली होगा जब उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी लो होगी। क्लियर है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है जो मेटल की अगर अपन बात करते हैं तो जो मेटेलिक जो नेचर होगा वो कब मैक्सिमम होगा मेटेलिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। आप इसको आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हो, अदरवाइज आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोल सकते हो। तो जिसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी लोअर होगी उसका मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही ग्रेटर होगा, नहीं वो उतना इजीली क्या करेगा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा। तो पहली कंडीशन क्या होगी मेटल मस्ट हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड कंडीशन देखिए जो नॉन मेटल क्या करता है इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को कब इजीली गेन करेगा जब उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी हाईएस्ट होगी। तो सेकंड वाला पॉइंट है ये नॉन मेटल मस्ट हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मीनिंग मेटल है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए लो होनी चाहिए, और नॉन मेटल है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए हाई होनी चाहिए। क्लियर है। थर्ड पॉइंट देखिए आयंस मस्ट हैव हाई लैटिस एनर्जी, और आयन की मिड में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसकी वैल्यू जिसको अपन क्या बोलते हैं लैटिस एनर्जी, उसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए हाई होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट हो गया आयंस मस्ट हैव हाई लैटिस एनर्जी। फोर्थ वाली कंडीशन देखिए कैटाइन शुड बी लार्ज विद लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मीनिंग जो कैटाइन है अगर उसका साइज जितना ग्रेटर होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी उतनी मिनिमम हो जाएगी। मीनिंग जो कैटाइन है उसकी साइज आपको क्या चाहिए लार्ज, और एनाइन की साइज क्या चाहिए स्मॉल। क्लियर है। ये कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है कैटाइन शुड बी लार्ज
विद लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और एनाइन के केस में क्या हो जाएगा, एनाइन मस्ट बी स्मॉल, और एनाइन क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, विद हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और एनाइन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। क्लियर है, तो ये कंडीशन है वो किसके फॉर्मेशन के लिए, आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट वाले पॉइंट की ओर मूव करते हैं, तो देखिए यहां पर एक पॉइंट आता है जिसको अपन बोलते हैं बॉर्न हेबर साइकिल। इसको अपन क्या बोलते हैं, बॉर्न हेबर साइकिल। तो देखो बॉर्न हेबर साइकिल है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करवाता हूं, जिससे आपके बिल्कुल इजी हो जाएगा इसको अंडरस्टैंड करना कि बॉर्न हेबर साइकिल है, इसका क्या यूज है। जैसे अभी अपन कंसिडर करके आए सोडियम क्लोराइड की बात करो, तो देखो यहां पर अगर अपन बात करें जो मेटल होता है वो सोडियम कैसे स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो सॉलिड है इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो सोडियम जो मेटल है इसको आप एनर्जी देते हो, और उस एनर्जी का नाम क्या होता है, सब्लिमेशन एनर्जी। ये भी ध्यान रखना है, कौन सी एनर्जी है, सब्लिमेशन एनर्जी। तो ये जो सब्लिमेशन एनर्जी है वो क्या होती है कि कोई भी आपके पास जो मेटल सॉलिड में होता है इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। जो सोडियम मेटल पहले सॉलिड स्टेट में था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया है, गैस में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि यहाँ पर अपन ने पहले अंडरस्टैंड कर रखा है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल के लिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए जो भी आपके पास मेटल या नॉन मेटल होना चाहिए, कौन से स्टेट में होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में, मीनिंग वो विदाउट बॉन्डिंग होना चाहिए, और साथ में उसकी जो फिजिकल स्टेट कैसी होनी चाहिए, गैस है। तो सबसे पहले तो अपन ने सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर लिया, गैस में, और इसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसको अपन क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी। क्लियर है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, अगर सोडियम गैस है तो यहां से क्या हो सकता है, इजीली सोडियम क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर देगा, क्योंकि मेटल है, और जब भी मेटल इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगी तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां पर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ये मैंने पहले भी आपको अंडरस्टैंड करवा रखा है कि किसी भी मेटल के आउटर मोस्ट सेल से 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, आप उसको क्या बोलते हो, आयोनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हो, अदरवाइज आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोल सकते हो। तो यहां पर किसका फॉर्मेशन हो गया, सोडियम मोनोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, किसमें, गैसियस स्टेट में। क्लियर है ये वाला। अब अगर अपन बात करें किसकी, क्लोरीन की, तो देखिए जो क्लोरीन होता है उसका एग्जिस्टेंस किस फॉर्म में होता है, Cl2 की फॉर्म में होता है। क्लियर है। लेकिन अपन को क्या किसका फॉर्मेशन करना है, सोडियम क्लोराइड का, और सोडियम क्लोराइड में कितना क्लोरीन है, केवल 1। नहीं, यहाँ पर आपको जो क्लोरीन है वो किस फॉर्म में लेकर चलना है, मोनो एटॉमिक फॉर्म में। तो मोनो एटॉमिक फॉर्म में करने के लिए आपको देखो सबसे पहले यहाँ पर Cl2 लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यह है कि क्लोरीन और क्लोरीन के मिड में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। और आपको इजीली मैंने बता रखा है कि जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का फॉर्मूला आप यहाँ पर अगर अप्लाई करेंगे तो उस वाली कंडीशन में क्लोरीन कौन से स्टेट में चाहिए आपको, आइसोलेटेड स्टेट में चाहिए, और साथ में गैसियस स्टेट के अंदर आपको ये वाला क्लोरीन है उसकी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर देखो क्लोरीन है, सबसे पहले यहाँ पर इस वाले बॉन्ड को अपन को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आपको इसको मोनोक्लोरीन में आपको कन्वर्ट करना, तो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना लेना पड़ेगा, हाफ। तो यहाँ पर आपको देखो इस वाले बॉन्ड को डिसोशिएट करना है, तो इसके लिए आप कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करवाओगे, तो ये ध्यान रखना है 1/2, मीनिंग हाफ आप क्या प्रोवाइड कराओगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी कौन सी आ जाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो जैसे बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, आपके क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया है। क्लियर है, किसमें कन्वर्ट हो गया, क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया। अब आपको ये इजीली पता है क्लोरीन है, क्या करना है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने यहां से देखिए क्या हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ था, डोनेशन किया था, तभी तो किसका फॉर्मेशन होगा, मोनोसोडियम कैटायन का। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने डोनेट किया उसको कौन गेन करेगा, ये वाला क्लोरीन। तो यहाँ पर इसके लिए देखो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए कौन सा फिनोमिना यूज करते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी आ जाएगी आपकी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, Cl नेगेटिव, कौन सी फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। क्लियर है। तो यहाँ पर ये कौन सी फिनोमिना आपकी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का फिनोमिना है। अब देखिए यहाँ पर क्या बन गया, आपके पास सोडियम कैटायन बन गया और क्लोराइड एनायन बन गया। तो लास्ट में जो फॉर्मेशन किसका होगा आपके, तो ये देखिए सोडियम Na पॉजिटिव, कौन सी स्टेट में, गैसियस स्टेट में, प्लस क्लोरीन की बात करो तो किस फॉर्म में, क्लोराइड, ये भी कौन सी स्टेट में, गैसियस स्टेट में। तो यहाँ पर देखिए अब दोनों के बीच के में मीनिंग जो सोडियम पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज मीनिंग ऑपोजिट चार्ज है, कौन सा फोर्स वर्क करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
और इस दौरान ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो एनर्जी रिलीज होती है आप उसको क्या बोलते हो, लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी यहां से रिलीज होने के बाद में फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, जो कि कौन सी फिजिकल स्टेट में होता है, सॉलिड में होता है। और ये कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, आपके पास आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। ये जो टोटल प्रोसेस है ना, जिस टाइप से आपके ये साइकिल के थ्रू आपकी किसका फॉर्मेशन हुआ है, सोडियम क्लोराइड का, इसी को क्या बोलते हो, बोर्न हैबर साइकिल बोलते हो। इसी को क्या बोलते हो, बोर्न हैबर साइकिल बोलते हो। क्लियर है। अब अगर यहां से आपको पूछे कि यहां पर डेल्टा, ये देखो इंपोर्टेंट है, कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है आपके एग्जाम में, तो डेल्टा एंड फॉर्मेशन ऑफ NaCl, मीनिंग जो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ है, इसके लिए जो फॉर्मेशन की हीट है या एनर्जी उसको किस टाइप से न्यूमेरिकल के अंदर आपको अंडरस्टैंड करना है, तो उसको यहां से लर्न कीजिए। तो सबसे पहले देखो सब्लिमेशन एनर्जी है वो क्या करनी पड़ती है आपको, इसको सप्लाई करनी पड़ती है, मीनिंग ये इसका सिंबल कैसे आएगा, पॉजिटिव का। क्लियर है। आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये भी आपको सप्लाई करनी पड़ती है, तो ये भी कौन सी होगी, आपकी एंडोथर्मिक हो गया। बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी में भी बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, मीनिंग ये भी कौन सा हो गया, आपके एंडोथर्मिक। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कैसी होती है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का फर्स्ट स्टेप है, जब भी आप किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो तो उस वाली कंडीशन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। ये अपन केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस कर रखा है अपन ने। जिनको भी ये अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा वो केमिकल बॉन्डिंग है वो वाला लेक्चर देखिए, तब आपको कंप्लीट है ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। क्लियर है। तो ये वाली जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये कैसी होती है, एक्सोथर्मिक, मीनिंग इसके लिए सिंबल कौन सा यूज करेंगे, माइनस वाला। नेक्स्ट वाला देखो, लेटिस एनर्जी की अगर बात करें तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा तो लेटिस एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, मीनिंग ये वाली प्रोसेस क्या होगी, एक्सोथर्मिक। कुल मिलाकर जो सोडियम क्लोराइड इसके फॉर्मेशन में 2 ही एनर्जी रिलीज होती है, पहली तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकंड कौन सी होगी, लैटिस एनर्जी। तो अगर मैं फॉर्मेशन की बात करता हूं कि फॉर्मेशन के अंदर क्या एनर्जी का रोल है, तो यहां पर देखो सबसे पहले क्या जाएगा, सब्लिमेशन एनर्जी, ये भी आपने सप्लाई की है, तो सब्लिमेशन एनर्जी पॉजिटिव साइन के साथ मैंने इसको रख दिया। फिर कौन सी, आयोनाइजेशन एनर्जी भी आपको सप्लाई करनी पड़ती है, तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस के अंदर, प्लस बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी भी इस वाले बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए रिक्वायर्ड है, मीनिंग इसने भी आपको क्या किया, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी भी आपको सप्लाई करनी पड़ती है, मीनिंग हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्लियर है। फिर देखिए अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी है आपकी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, सिंपल कौन सा आएगा, माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और लास्ट में कौन सी, लैटिस एनर्जी, ये भी कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस लैटिस एनर्जी। तो यहां से आपको न्यूमेरिकल प्रोवाइड करवा सकते हैं, इनमें से आपको किसी भी एनर्जी की वैल्यू, सभी एनर्जी की वैल्यू प्रोवाइड करवाकर एक जो एनर्जी है उसकी वैल्यू आपको प्रोवाइड नहीं करवाएगा, उस वाली कंडीशन में वैल्यू पुट कर देना, जो भी पूछे आपसे उसकी वैल्यू आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। बस 2 बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज किसमें होती है, एक तो लैटिस एनर्जी में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और सेकंड वाली आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का फर्स्ट स्टेप उसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ये दोनों एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बाकी सभी कैसी है, एंडोथर्मिक है, मीनिंग एनर्जी सप्लाई करनी होती है। तो यहाँ से आपके न्यूमेरिकल आता है किसी भी टाइप का, तो वहां पर आपको इन एनर्जीज की वैल्यू गिवन होगी, उनमें से एक एनर्जी की वैल्यू आपसे फाइंड आउट करवा लेगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखिए जो भी अपन ने यहाँ पर सीखा है बॉर्न हैबर साइकिल, वो अब आपके इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, बॉर्न हैबर साइकिल के अंदर यहाँ पर क्या मेंशन कर रहा है, द फॉर्मेशन, ये देखिए पहला पॉइंट, द फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कैन बी शोन बाय बॉर्न हैबर साइकिल। मीनिंग यहाँ पर अगर आपको आयनिक बॉन्ड है, मीनिंग आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन को एनर्जी के टर्म में आपको यहाँ पर शो करना है, तो उस वाली कंडीशन में अपन इसको किसके द्वारा शो कर सकते हैं, बॉर्न हैबर साइकिल के थ्रू क्या कर सकते हैं, इसको शो कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू फाइंड आउट द लैटिस एनर्जी, और इसका यूज क्या है, इसके थ्रू अपन किसको फाइंड आउट कर सकते हैं, लैटिस एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनमें से किसी भी एनर्जी को थ्रू बॉर्न हैबर साइकिल अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल सा एग्जांपल है, देखिए यहाँ पर एम का मीनिंग क्या हो गया, नॉन मेटल, सॉरी एम का मीनिंग क्या हो गया, मेटल हो गया। तो मेटल पहले सॉलिड स्टेट में किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, गैसेस में, कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, सब्लिमेशन। प्लस वाला सिंबल किसको बता रहा है, प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक, मीनिंग आपको एनर्जी सप्लाई करनी है यहाँ से। सेकंड देखो क्या बन गया आपके पास, मेटल अब कौन सी स्टेट में आ गया, गैसेस स्टेट में आ गया। अब गैसेस है तो आप इसको इजीली आइसोलेटेड भी है, किसी भी टाइप से बॉन्डेड स्टेट में नहीं है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, और इसके लिए कौन सी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर देखो प्लस आई लिख दिया, मीनिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, ये भी आपने क्या किया है
सप्लाई किए, तब जाकर यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, रिलीज हुआ है। तो यहाँ पर देखिए M+1 मीनिंग एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, डोनेशन हो गया। कौन सी स्टेट में, गैसियस स्टेट में। सेकंड वाली अगर अपन बात करते हैं, नॉन मेटल कौन सा था, हेलोजन, जिसे अपन क्लोरीन लेकर चले थे, लेकिन अपन को क्या चाहिए, मोनोक्लोरीन, क्योंकि अपन को उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या करना है, एडिशन। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डीकंपोजिशन। और डीकंपोजिशन एनर्जी को अपन ने क्या बोला था, बॉन्ड को यहां से ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अदरवाइज डीकंपोजिशन एनर्जी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपने इसको सप्लाई की है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मीनिंग बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी आपने यहाँ पर क्या की है, प्रोवाइड की है। तो ये क्या हो जाएगा, आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्लियर है, क्या हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ये ध्यान रखना आपको, जब भी बॉन्ड का ब्रेक डाउन करते हो तो उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट आप उसको क्या बोलते हो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जैसे ही बॉन्ड का ब्रेक डाउन हुआ तो देखो हेलोजन किस फॉर्म में आ गया, मोनो एटॉमिक फॉर्म में आ गया। अब क्या कर सकते हो आप, इजीली इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हो। और इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए कौन से फिनोमिना का यूज करते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मीनिंग यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनर्जी रिलीज होगी और आप उसको क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मीनिंग क्या हो गया आपके पास, EA, मीनिंग क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए कौन सा सिंबल लगाया मैंने, नेगेटिव वाला लगाया। क्या बन जाएगा, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो क्या हो जाएगा, आपके हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया, मीनिंग क्या बन गया, X नेगेटिव गैसियस फॉर्म में। लास्ट वाला देखो, अब अगर इसकी बात करें तो देखो यहाँ पर मेटल तो किस फॉर्म में आ गया, आपके +1 की फॉर्म में। तो मेटल तो क्या आ गया, आपके +1 की फॉर्म में। क्लियर है, तो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ मैं, मेटल है वो तो कौन सी में, आपके +1 मीनिंग मोनो कैटाइन है, और यहाँ पर मोनो एनाइन है, मीनिंग 1x नेगेटिव गैसियस फॉर्म में। दोनों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एनर्जी रिलीज होगी। आप उसको क्या बोल सकते हो, लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी को आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैपिटल U से। लैटिस एनर्जी इसको बोल दीजिए, अदरवाइज कैपिटल U से इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, MX, मीनिंग आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जो लैटिस एनर्जी है ये भी कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन कौन सी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का फर्स्ट स्टेप एंड लैटिस एनर्जी। तो यहाँ पर देखो, अगर आपके पास फॉर्मेशन ऑफ NaCl की बात करें या फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड की बात करें तो सब्लिमेशन एनर्जी आ गई, फिर कौन सा आ गया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, देन कौन सा आ गया आपके, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कौन सी एनर्जी रिलीज हुई है, एक तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज हुई है, साथ में लैटिस एनर्जी। तो यही मैंने टोटल देखो आपको अंडरस्टैंड करवा दिया। ये देखिए टोटल इसी टाइप से आपको किसी भी आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए बॉन्ड हैबर्ट साइकिल है वो आपको पूछ सकता है, तो आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, अब अगर बात करते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, मीनिंग जो भी आपके पास आयोनिक कंपाउंड है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। आपके नीट और IIT का एग्जाम है, वहां पर भी 4 स्टेटमेंट आते हैं और वहां पर आपसे ये पूछ लेता है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू और विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, मीनिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू और कौन सा फॉल्स है। 4 स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करवाता है जिसमें से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, अगर आयोनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज की अपन बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए क्या है, आयोनिक कंपाउंड हैव सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं मैक्सिमम कौन से फिजिकल स्टेट में होते हैं, सॉलिड होते हैं, और साथ में कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होते हैं, मीनिंग कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में विद डेफिनाइट ज्योमेट्री। और उनकी ज्योमेट्री क्या होती है, डेफिनाइट होती है, मीनिंग फिक्स ज्योमेट्री होती है। और इसका रीजन क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो भी आपके आयोनिक कंपाउंड है उनकी ज्योमेट्री है वो फिक्स होती है, डेफिनाइट होती है। इसका रीजन क्या है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर अरेंज्ड इन डेफिनाइट पैटर्न। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस है वो इसी के कारण, मीनिंग किसके कारण, ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस आर अरेंज्ड इन डेफिनाइट पैटर्न, सो आयोनिक कंपाउंड्स हैव डेफिनाइट ज्योमेट्री। क्लियर है। सेकेंड वाली स्टेटमेंट देखिए, अगर प्रॉपर्टी देखिए अपन आयोनिक कंपाउंड की, तो देखिए सेकेंड वाली क्या है, दीज कंपाउंड्स आर हार्ड इन नेचर, मीनिंग जो आयोनिक कंपाउंड है वो नेचर में कैसे होते हैं, हार्ड नेचर में। इसका मीनिंग क्या हो गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कैसे सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहाँ पर एक देखो एग्जांपल भी मेंशन कर रखा है कि जो आयोनिक कंपाउंड है उनकी हार्डनेस है वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो ये ध्यान रखना, हार्डनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मीनिंग जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, हार्डनेस होगी। सेकंड वाला देखिए,
हार्डनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन, मीनिंग कैटायन और एनायन के ऊपर जितना मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का उतना ही हार्डनेस क्या होगी, ग्रेटर होगी। थर्ड देखिए, हार्डनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक रेडियस, मीनिंग जिनका साइज है जितना मिनिमम होगा उनकी हार्डनेस क्या होगी, उतनी ग्रेटर होगी। क्लियर है। तो ये तीन फैक्टर आपको ध्यान रखना है जिस पर डिपेंड करती है आपकी हार्डनेस। हार्डनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हार्डनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन एंड हार्डनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक रेडियस। क्लियर है। थर्ड, अगर इसकी बात करें अपन प्रॉपर्टी की, जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आयोनिक कंपाउंड की, तो देखिए यहां पर 1 2 हो गई। अब देखिए तो नेक्स्ट वाली अगर अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड की, दीज आर कंडक्टर्स इन फ्यूज्ड मोल्टन और एक्वस स्टेट, जो भी आपके आयोनिक कंपाउंड है वो क्या होते हैं, दीज कंपाउंड्स आर कंडक्टर, मीनिंग किसका फॉर्म, किसके रूप में यूज लेते हैं अपन, इसका कंडक्टर होते हैं। कौन कौन से फेज में कंडक्टर होते हैं, फ्यूज्ड फॉर्म में, मोल्टन में एंड एक्वस स्टेट। अगर ये वाले फिजिकल स्टेट आपको मेंशन करे कि मोल्टन स्टेट हो, एक्वस स्टेट हो, फ्यूज्ड स्टेट हो, तो वहां पर क्या होती है, जो आयोनिक कंपाउंड है वो कैसे होते हैं, कंडक्टर। और कंडक्टर होने के पीछे लॉजिक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। और यहाँ पर क्या होगा, जो भी ये फेज होगी, मोल्टन स्टेट हो, चाहे से एक्वस स्टेट हो, चाहे से आपके फ्यूज्ड स्टेट हो, तो इन कंडीशन में क्या होता है, इन स्टेट के अंदर जो आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं। और फ्री होंगे तो आयंस क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, और मूवमेंट होने के कारण क्या, कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर देंगे, कंडक्टिविटी को शो कर देंगे। क्लियर है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इन सॉलिड स्टेट अगर बात करते हैं आप किसकी, सॉलिड स्टेट की, इन सॉलिड स्टेट दीज आर नॉन कंडक्टर, जो भी आयोनिक सॉलिड है वो कैसे होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं, एज नो फ्री आयंस आर प्रेजेंट। सॉलिड स्टेट में आयोनिक कंपाउंड है वो किसी भी टाइप का उसके पास फ्री आयन नहीं होता है। जब फ्री आयन ही नहीं है तो वो क्या नहीं कर पाएगा, मूवमेंट नहीं करेगा, और मूवमेंट नहीं करेगा तो वो कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। जो आयोनिक कंपाउंड है वो फ्यूज्ड, मोल्टन एंड एक्वस स्टेट में तो क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ free ions, but in solid state there are no free ions present in ionic compound, so these are non conductor in a solid state। तो ये ध्यान रखना, solid state में कैसे होते हैं ionic compound, non conductor। नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी की बात देखिए अगर अपन, they show fast ionic reaction as activation energy is 0 for ion। जो भी आपके पास आयोनिक कंपाउंड होते हैं, हमेशा आपको ध्यान रखना आयोनिक कंपाउंड है, कौन सी रिएक्शन देंगे, आयोनिक रिएक्शन। और आयोनिक रिएक्शन का मीनिंग क्या होगा, एक तो आपके पास पॉजिटिव हो गया और सेकंड वाला कौन सा हो गया, नेगेटिव वाला चार्ज हो गया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स आपके वर्क करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, वर्क करेगा। और जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा तो इसका मीनिंग क्या हो गया, जो भी आपके आयोनिक रिएक्शंस है उनकी स्पीड क्या होती है, बहुत अधिक होती है, मीनिंग जो इनकी स्पीड है वो क्या होती है, हाई होती है। तो ये ध्यान रखना है। तो इनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कितनी होगी, 0, मीनिंग आयोनिक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑलमोस्ट कितनी होती है, 0 होती है, मीनिंग आयोनिक रिएक्शन क्या होती है, वेरी फास्ट है। क्लियर है। अगर बात करें अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, दे डू नॉट शो स्पेस आइसोमेरिज्म। ये मैंने पहले अंडरस्टैंड करवा दिया था, क्योंकि जो आपके आयोनिक बॉन्ड है वो कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल। मैंने वहां पर बोला था जब भी नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है तो वो किसी भी टाइप की आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट है ये, दे डू नॉट शो स्पेस आइसोमेरिज्म ड्यू टू नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि जो आयोनिक बॉन्ड है उसका नेचर कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें, लेटिस एनर्जी, लेटिस एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, कैपिटल यू से, इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। ये अपन पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि जो आपके पास लेटिस एनर्जी, इसका मीनिंग क्या है, लेटिस एनर्जी इज द रिलीज्ड एनर्जी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक सॉलिड मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। देखिए जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल था अपने पास, अगर अपन ने बात की थी, ये लीजिए, तो सोडियम क्लोराइड जो आयोनिक सॉलिड है, अगर इसका फॉर्मेशन करना है तो देखिए फॉर्मेशन के ड्यूरिंग दिस फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड लेटिस एनर्जी, द एनर्जी इज रिलीज, और उस एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी। क्लियर है। तो देखिए सोडियम कैटायन
और क्लोराइड एनायन, क्योंकि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस है सोडियम क्लोराइड के कौन से होंगे, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो इन दोनों जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो आयंस है इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी जब भी रिलीज होगी कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो यही बात इसने यहां पर मेंशन की है। लैटिस एनर्जी इज द रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक सॉलिड मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। क्लियर है। नेक्स्ट वाली अगर प्रॉपर्टी की अगर अपन बात करें, इन केस ऑफ यूनिवेलेंट एंड बाइवेलेंट आयोनिक कंपाउंड लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस एज फॉलोइंग। अगर लैटिस एनर्जी की बात करते हो तो सबसे मैक्सिमम लैटिस एनर्जी किसकी होगी, जहां पर आपके पास बाई कैटाइन और बाई एनाइन होगा। फिर कहां पर मिनिमम होगा, यूनी और बाई क्या हो जाएगा, या तो यूनी कैटाइन हो या फिर बाई एनाइन हो, अदरवाइज बाई कैटाइन एंड यूनी एनाइन। और सबसे मिनिमम जो लैटिस एनर्जी किसकी होगी आपके, यूनी कैटाइन एंड यूनी एनाइन की। जैसे एग्जांपल मेंशन कर दिया यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। अब आपको ये कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस देखते पता चलना चाहिए। मैग्नीशियम में सेकंड ग्रुप का एलिमेंट होता है अल्कालाइन अर्थ मेटल का, मैग्नीशियम पर कितना चार्ज होता है +2 और ऑक्सीजन पर कितना होता है, ऑक्सीजन O-2। मैग्नीशियम है वापिस से सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, मैग्नीशियम पर कितना चार्ज होगा, +2। और क्लोरीन पर आपको इजीली पता है कि कितना चार्ज होता है, -117 ग्रुप है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो कितना हो जाएगा, -1। सोडियम है फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो इसके ऊपर कितना चार्ज होता है आपके पास, +1 चार्ज होता है। क्लियर है। और क्लोरीन पर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब अगर आपको यहाँ से इसका कंपैरिजन करवा दे किसका, लैटिस एनर्जी का, तो देखो अभी आपने बोला है लैटिस एनर्जी वो किस पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर। जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उसकी लैटिस एनर्जी उतनी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर देखिए मेटल पर +2 चार्ज था और ऑक्सीजन पर भी कितना चार्ज था, -2। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज देखो तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया। सेकंड थिंग देखो मैग्नीशियम पर +2 और क्लोरीन पर -1। तो यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड की बात करो तो यहाँ पर मैग्नीशियम का मैग्नीट्यूड चार्ज कितना है, 2 और क्लोरीन का मैग्नीट्यूड की चार्ज कितना है, 1। तो 2 × 1 कितना हो गया, 2 हो गया यहाँ पर। थर्ड वाले की बात करो सोडियम पर +1 और क्लोरीन पर कितना है, -1, मीनिंग मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा, 1 × 1 कितना हो गया, 1। नहीं यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, अगर मैं मल्टीपल करके देखूं तो यहाँ पर कितना आया, 1 आया, यहाँ पर कितना आया आपके 2 आया, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना आया, 4 आया। तो जहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना मैक्सिमम होगा उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, उतनी मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम लैटिस एनर्जी किसकी हो जाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, देन मैग्नीशियम क्लोराइड, देन सोडियम क्लोराइड। क्लियर है। तो यहाँ पर आप एक हिंट बना सकते हो क्या, कि जो लैटिस एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये ध्यान रखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मीनिंग चार्ज का जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, आपके लैटिस एनर्जी होगी। ये ध्यान रखना, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए चार्ज। क्लियर है। लास्ट वाला स्टेटमेंट देखिए, आयोनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन पोलर सोलवेंट। तो ये ध्यान रखना जितने भी आपके आयोनिक कंपाउंड है वो क्या किसमें सोल्यूबल होते हैं, पोलर सोलवेंट में सोल्यूबल होते हैं। और पोलर सोलवेंट के एग्जांपल ध्यान रखना कौन सा, वाटर हो गया। ड्यू टू द हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दीज सोलवेंट, ये ध्यान रखना है कि जितने भी पोलर सोलवेंट होते हैं उनके लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आती है ये पर्टिकुलर सोलवेंट का स्पेसिफिक होता है। क्लियर है। जैसे वाटर का एक पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, उसी टाइप से आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड का है, क्लोरोफॉर्म का है, मिथेनॉल है। तो सब जितने भी सोलवेंट है उनके पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ध्यान ये रखना है कि जो पोलर सोलवेंट है उनके लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। बस ये ध्यान रखना है। देयरफॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द आयंस आर डिस्ट्रॉयड एंड दे डिसोल्व इन द सोलवेंट। तो जब भी यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हाई होगी तो क्या होगा, जो आयोनिक कंपाउंड है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट जो आयंस की मिड में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जब आयन के मिड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिस्ट्रॉयड हो जाएगा तो वो इजीली क्या हो जाएंगे, डिसोल्व हो जाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर ये इनकी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर 2 और यहाँ से कहां से स्टार्ट हो रही है, 5 से। तो इसकी जो थर्ड और फोर्थ वाली प्रॉपर्टी क्या है उसको भी अपन देख लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नंबर 3 ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी 3 की बात करूं तो वो कौन सी होती है, ये अंडरस्टैंड कीजिए कि जो आयोनिक कंपाउंड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी 3 कौन सी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आयोनिक कंपाउंड है उनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है, और डेंसिटी भी क्या होती है, हाई होती है। और इसका रीजन क्या देना है, इसका रीजन है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी अगर मैं बात करता हूँ थर्ड वाली प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी, तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास आयोनिक बॉन्ड है क्या हो जाएगा, आयोनिक कंपाउंड बोल दीजिए, अदरवाइज आयोनिक, तो आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड हैविंग, आयोनिक कंपाउंड्स हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट, हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी, मीनिंग इनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट के साथ साथ इनकी डेंसिटी भी क्या होती है, हाई होती है। और इसका रीजन क्या आ जाएगा, ड्यू टू रीजन क्या आ जाएगा, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये ध्यान रखना आपको। तो ये होगी आपकी इसकी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। जो आयनिक कंपाउंड है उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है और डेंसिटी दोनों ही क्या होती है, हाई होती है। और हायर होने के पीछे लॉजिक क्या हो जाएगा, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहां से देखो एक और मैं यहाँ पर इसको रिलेट कर सकता हूँ वोलेटाइल नेचर से। तो वोलेटाइल नेचर क्या होता है, आयनिक कंपाउंड का क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां पर एक और मैं स्टेटमेंट दे सकता हूं वोलेटाइल नेचर, वोलेटाइल नेचर। वोलेटाइल नेचर का मीनिंग क्या है, जब भी आप इसको टेम्परेचर कराओगे तो इजीली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस फेज में जो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड से, तो वो अपन उसको क्या बोल सकते हैं, वोलेटाइल। और जो इजीली आपको आपके जो लिक्विड फेज से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा, आप उसको क्या बोलते हो, नॉन वोलेटाइल। तो यहाँ पर तो देखो अगर आयोनिक बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, इजीली वोलेटाइल नहीं होते। मीनिंग कैसे होती है, जनरली नॉन वोलेटाइल होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना वोलेटाइल जो नेचर है वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये लीजिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये ध्यान रखना है, जितना मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही मैक्सिमम क्या होगा, वो वाला कंपाउंड क्या होगा, वोलेटाइल। तो यहां से ये कंक्लूजन मिल गया आपको। और कंक्लूजन क्या मिल गया कि जो आयोनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, नॉन वोलेटाइल। आयोनिक कंपाउंड कैसे होंगे, नॉन वोलेटाइल। तो आयोनिक कंपाउंड्स आर नॉन वोलेटाइल, आयोनिक कंपाउंड्स आर नॉन वोलेटाइल। मीनिंग जो भी आयोनिक कंपाउंड है उनका नेचर कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, हायर होता है। फोर्थ वाली अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की बात करूं कि जो आयोनिक कंपाउंड है उसकी जो फोर्थ वाली क्या प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो आयोनिक कंपाउंड है वो क्या शो करते हैं, आपके आइसोमोर्फिज्म शो करते हैं। तो ये ध्यान रखना, आपको डायरेक्ट मेंशन कर देता हूं मैं, आयोनिक कंपाउंड फोर्थ वाली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, जो भी आपके पास आयोनिक जो कंपाउंड है वो क्या शो करते, पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये ध्यान रखना, आयोनिक कंपाउंड्स शोज आयोनिक कंपाउंड शोज आइसोमॉर्फिज्म, शोज आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म। तो ये ध्यान रखना, आपको इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है। इसका एक अलग सी वीडियो भी मैं प्रिपेयर कर दूंगा, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो फोर्थ वाली कैटेगरी में आपको इतना ही पता रखना है कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या शो करते हैं, आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना। और इस ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है आइसोमॉर्फिज्म, इसके कारण ही क्या होते हैं, जो आपके आयोनिक कंपाउंड है वो कौन सी नेचर के होते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर के। ये भी ध्यान रखना है, इस आइसोमॉर्फिज्म के कारण ही जो आयोनिक कंपाउंड उनका नेचर कैसा होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। कैसी स्ट्रक्चर होती है आपके, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। जो भी आयोनिक कंपाउंड हो उसकी अपने बोलकर आइए कैसी स्ट्रक्चर होती है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। और उसके पीछे क्या लॉजिक हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। क्या लॉजिक हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म। जैसे एग्जांपल की बात करूं, अगर एग्जांपल की बात करें कि आपके पूछ ले कि कौन कौन से आइसोमॉर्फिज्म के एग्जांपल है, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, NaF हो गया, इसके अलावा मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, MgO हो गया, और साथ में एलम हो गया। तो ये सभी क्या शो करते हैं, आपके आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। और आइसोमॉर्फिज्म के कारण ही क्या होता है, ये क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। तो ये जो टोटल मैंने आयोनिक कंपाउंड है उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टी जो वो मेंशन कर लिया, कितनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मेंशन की है, 9। क्लियर है, तो यहाँ पर अगर आज का लेक्चर फिनिश होता है,
नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन देखेंगे जो लैटिस एनर्जी है इसको डिस्कस करेंगे, कौन कौन से फैक्टर है जिससे लैटिस एनर्जी अफेक्ट होती है। अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो उसके पीछे किस टाइप की आपको स्ट्रेटेजी का यूज करना और उनके लैटिस एनर्जी के क्वेश्चन सोल्व करना। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब किया हुआ नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।